तो चलिए बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, उस शाम मैं अपनी बीवी अनन्या के साथ सूरजपुर रेलवे स्टेशन पर उतर गया। हम एक नवविवाहित जोड़ा था, तो ऐसे में हमें अपने घर वालों के टोटकों पर यकीन करना रहता था। कहीं भी बाहर जाने से पहले बहुत से लोगों की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ऐसे में उस रात जब घर वालों की बातों को काटकर हम दोनों यहाँ पर पहुँचे, तो अंधेरा पूरी तरह से स्टेशन पर छाया हुआ था। स्टेशन एकदम खामोश था। कुछ यात्रीगण नजर तो आ रहे थे, लेकिन यह उस तरह का स्टेशन नहीं था जिस तरह के अक्सर स्टेशन होते हैं। यहाँ लोगों से ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे खुद ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि इस स्टेशन के ऊपर भला इतना सन्नाटा कैसे है। मैं यहाँ उतरकर यहीं से दूसरी ट्रेन पकड़कर रवाना होने वाला था, क्योंकि हमारे इलाके से सीधी ट्रेन वहाँ तक नहीं जाती थी जहाँ हमें जाना था। दोस्तों, मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको तो नहीं बता सकता, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि हम दोनों अपने एंजॉयमेंट के लिए ही निकले थे। लेकिन ये एंजॉयमेंट का सफ़र हमारे लिए इतना खौफनाक हो जाएगा, ये मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। हम दोनों इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी अनन्या ने बोला, यार मुझे ना बहुत ज़ोर की भूख लगी है, यहाँ आसपास कुछ खाने को है तो देख लो। मेरी बीवी अनन्या की बात सुनकर मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन उस स्टेशन की खामोशी से एक बात तो साफ हो रही थी कि इस स्टेशन के ऊपर आजू बाजू में मुझे कोई समोसे कचौरी वाला तो, क्योंकि इस स्टेशन की खामोशी को देखकर शायद कोई भी यहाँ पर ठेला ना लगाए। यही सोचते हुए मैं इधर उधर भटकने लगा। मुझे उम्मीद थी कि स्टेशन से थोड़ा बाहर की तरफ मुझे कोई ना कोई तो नजर आ ही जाएगा, लेकिन मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि वहां दूर दूर तक मुझे कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे में मैं भी वापस से अपनी बीवी अनन्या के पास आ गया और उसे बताया कि इस स्टेशन के ऊपर हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल सकता। हम दोनों इधर उधर देख रहे थे कि तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी। तो मैंने देखा कि उस आदमी ने अपने हाथ में एक लंबा सा डंडा लिया हुआ था और उसके ऊपर उसने कुछ चिप्स के पैकेट टांग रखे थे और साथ ही उसके हाथ में कुछ बिस्कुट के पैकेट भी थे। मुझे लगा कि शायद ये आदमी यहाँ सामान बेचने आया होगा, इसलिए मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने मेरी तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। पर अजीब बात ये थी कि जब वो वहाँ से गुजरा तो मेरी नज़र तो उसके ऊपर चली गई थी, लेकिन मेरी बीवी अनन्या उसे एक बार भी नहीं देख पाई। इसलिए वो मेरी तरफ हैरानी से देखते बोले, अरे तुम किसको आवाज़ लगा रहे हो, मुझे तो वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा। तब तक वो आदमी वहाँ से गुजर चुका था, इसलिए मैंने उससे बोला, अरे आप अंधे हो क्या, दिख नहीं रहा, यहीं से तो एक आदमी गुजरा है। इतना बोलकर मैं हल्का हल्का हंसने लगा। मुझे अनन्या की इस बेवकूफ़ी पर थोड़ी सी हंसी आ रही थी। फिर उसके बाद उसकी भूख मिटाने के लिए मैं उस आदमी के पीछे पीछे चला गया। फिर मुझे लगा कि थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वो आदमी मुझे स्टेशन के बाहर की तरफ नज़र आ जाएगा, लेकिन मैं स्टेशन से काफ़ी दूर भी निकल चुका था। लेकिन अब वो आदमी मुझे दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। उस आदमी को अपने आसपास ना पाकर मैं थोड़ा हैरान था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी वो शख्स कहाँ चला गया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ पर कोई खाने पीने की चीज़ खरीदने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी कोई भी दुकान नज़र नहीं आई जिससे मैं थोड़ा सामान भी खरीद सकूं। फिर उसके बाद मैं थक हार कर वापस से स्टेशन पर पहुंच गया। इस बार जब मैं स्टेशन में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी उस बेंच पर नहीं थी जहां पर हम थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे। उसको वहां पर ना पाकर मैं थोड़ा हैरान हो गया और फिर अचानक ही मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पर जैसे मैंने आसपास देखा तो मैंने पाया कि मेरी बीवी एक पत्थर के पीछे छुपी हुई थी और डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो गई थी। वो डर के मारे रोती जा रही थी। फिर जब मैंने उसको इस हालत में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैं भागता उसके पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ अनन्या, तुम ठीक तो हो ना? इस बार मेरी बीवी ने अपनी मुंडी हिलाई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इस तरह से रो रही है। फिर मैंने उसे किसी तरह से शांत करवाया और उसे वहीं एक बेंच पर ले जाकर बैठा लिया। तब जाकर उसने बताया कि मेरे यहाँ से गुजरते उसे एक आदमी दिखा। वो आदमी सीधा उसके पास आया। पहले तो वो यूं ही नॉर्मल खड़ा था, लेकिन फिर अचानक ही उसने अपने सर पर पहनी हुई टोपी को एकदम से उतार दिया। पर जैसे उसके सर की टोपी उतरी
तो उसके बाद का नज़ारा देखकर तो वो बुरी तरह से डर ही गई। दरअसल उसका चेहरा बिल्कुल फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ किसी भूतिया फिल्म की शूटिंग चल रही हो। आसान शब्दों में कहें तो अनन्या यही कहना चाहती थी। उसने अभी अभी किसी भूत को यहाँ भटकते हुए देखा। किसी ने मेरी बीवी के साथ घिनौना मजाक करने की कोशिश की है और वो जो भी होगा मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। उसको इस चीज़ की सज़ा तो मिलेगी ही। लेकिन उस स्टेशन के दूर दूर तक मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए मैं अपनी बीवी को एकदम खामोश रखे हुए था। पर मुझे इंतज़ार था कि वो शख्स जल्दी से जल्दी मेरी नज़रों के सामने आ जाए और उससे बहस करके मैं इस चीज़ का समाधान निकाल सकूं। फिर थोड़ी देर तक तो हम दोनों वहीं पर बैठे रहे और फिर अचानक ही हमने देखा कि उन पटरियों के दूसरे साइड में एक आदमी फिर से हमें भटकता हुआ दिखा। इस बार वो आदमी सीधा पटरियों पर पहुंच गया और तभी मुझे एक ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। इस स्टेशन के ऊपर से इक्की दुक्की ट्रेन का गुजरना एक आम बात थी। तो ऐसे में जैसे ही मैंने उस ट्रेन को आता हुआ देखा तो मैंने उस आदमी को आवाज़ देते बोला, अरे ओ भाई साहब, रेलवे पटरी के ऊपर से हट जाओ, ट्रेन आ रही है। लेकिन उस आदमी को मानो मेरी बातों से कोई मतलब ही नहीं था। वो बस चुपचाप अपने खामोशी बनाए हुए पटरियों के ऊपर चलता जा रहा था। पीछे से ट्रेन भी बहुत ही तेज रफ्तार में आ रही थी और मैं समझ चुका था आज इस आदमी का काम तमाम होने वाला है। मैं और मेरी बीवी अपनी मोटी मोटी आंखों से उसकी तरफ देखे जा रहे थे। मेरे दिल की धड़कनों ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया और मैं दोबारा नहीं चाहता था कि मेरी बीवी फिर से अब इस तरह का नज़ारा देखे। इसलिए मैंने उसकी आंखों को बंद किया और उसे खुद से लपेट लिया, जिसकी वजह से उसे ट्रेन नज़र ही नहीं आई। और मैंने वो दृश्य देखा जिसको देखने के बाद एक नॉर्मल इंसान बुरी तरह से दहल उठता है। फिर मैंने देखा कि उस ट्रेन ने उस आदमी को बुरी तरह से कुचल दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि वो आदमी दूर दूर तक अब कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, मानो ट्रेन उसे अपने साथ ले गई हो। फिर मैंने बहुत बार उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ चारों तरफ केवल और केवल सन्नाटा ही बिखरा हुआ था। जब मुझे ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही अजीब लगी तो फिर मैं अपनी बीवी के साथ टिकट काउंटर की तरफ चला गया। फिर मैंने देखा कि टिकट काउंटर भी अब बंद हो चुका था। अब ये चीज़ और भी ज़्यादा हैरान करने वाली थी और अब जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से अपनी ट्रेन पकड़कर निकलना भी था। ट्रेन के आने का टाइम नज़दीक आने लगा। वैसे तो यहाँ का टिकट काउंटर बंद था, लेकिन मैंने पहले ही ऑनलाइन टिकट खरीद ली थी। खैर अब धीरे धीरे मैं इस स्टेशन से भी परेशान होने लगा था और थोड़ी देर के बाद हमारी ट्रेन स्टेशन पर पहुँच गई और स्टेशन पर पहुँचते ही मैं और अनन्या दोनों ही ट्रेन के अंदर सवार हो गए। फिर हमें लगा कि हम इस बहुत ही भयानक स्टेशन से अपनी जान छुड़वाकर निकल जाएंगे। हम जिस बोगी के अंदर बैठे थे उस बोगी के अंदर हमारे अलावा कुछ गिने चुने यात्री ही दिख रहे थे। तो ऐसे में हम दोनों भी ट्रेन की अपर सीट पर जाकर बैठ गए और इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने लगे कि हमारे साथ अभी अभी क्या क्या हुआ था। मुझे लगा कि इस स्टेशन से निकलने के बाद हम दोनों की हालत फिर से नॉर्मल हो जाएगी और हम दोनों ट्रेन के अंदर बड़े आराम से सो पाएंगे। पर हम दोनों ट्रेन में उस सीट पर तो सवार हो चुके थे, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार हमारे आसपास भटक रहा है और हमें छेड़ने का प्रयास भी कर रहा है। मेरी बीवी का कहना था कि वो ऐसा महसूस कर रही है कि कोई उसे बार बार घूरता है और उसे छूने की भी कोशिश करता है। दोस्तों सच कहूँ तो इस सफ़र के दौरान मैंने अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी में देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने घर पर फ़ोन करके घर वालों से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन इतनी रात को सब लोग गहरी नींद में थे और हम दोनों ही थे जो इस अंधेरी रात में सफ़र को अंजाम दे रहे थे। तभी अनन्या ने बोला, वो देखो उस दरवाजे के पास कोई है। पर जैसे मैंने दरवाजे की ओर देखा तो सच में वहाँ पर कोई खड़ा था। मैंने अनन्या को बोला, हो सकता है कोई मुसाफिर बाहर की हवा खाने के लिए दरवाजे के पास खड़ा हो। अभी हम दोनों यूं ही बातें कर रहे थे कि वो शख्स जो दरवाजे के पास खड़ा था वो एकदम से नीचे कूद गया। ये देखकर हम दोनों फिर से दंग रह गए और हमें समझ में आ गया था कि स्टेशन की बला हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। वो क्या है और क्यों हमारा पीछा कर रही है ये हमारी समझ से परे था। एक तरफ अनन्या भूख के मारे भी अपनी हालत खराब कर चुकी थी, ना तो अभी तक कुछ खाने को मिल रहा था और ऊपर से हालत भी उसकी खराब हो रही थी और साथ ही मैं भी खुद भी परेशान हो गया था कि मैं किस स्थिति में फंस गया हूँ।
मैं जब भी अनन्या को संभालने की कोशिश करता तो फिर मेरे साथ भी कोई ना कोई अजीब सी घटना घट जाती, मगर मैं हिम्मत जुटाए हुए था। पर मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए मुझे इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर मैं ये चीज़ सभी को बताने लगता तो ट्रेन के अंदर हलचल मच जाती और मैं नहीं चाहता था कि फिर से हमारी वजह से ट्रेन में कोई कोहराम मच जाए। इसलिए मैं खामोशी के साथ इन सब चीज़ों को बर्दाश्त ही करता रहा। मैं और मेरी बीवी बेचैन होने के बावजूद चुपचाप सीट के ऊपर लेटे हुए थे। मेरी बीवी को शायद अब तक नींद भी लग गई थी, जिससे मुझे काफ़ी हद तक सुकून सा मिला कि फाइनली अब उसे डरने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर अचानक ही नींद में उसने अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डर के मारे मरी जा रही है। मैंने उसे किसी तरह से उठाया और तब तक वो पूरे पसीने से तरबतर हो चुकी थी। ये सफ़र मेरे लिए इतना ज़्यादा खौफनाक सा बन गया था कि मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। खैर अब मेरे लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस सफ़र को किस तरह से अंजाम दिया जाए। अभी भी ट्रेन को 2 से 3 घंटे का सफ़र तय करना था। फिर उसके बाद ही हम यहाँ से किसी सुरक्षित एरिया में जाने वाले थे। वहाँ जाकर ज़रूर कोई समाधान हो सकता था, लेकिन ट्रेन के अंदर ऐसी स्थिति बनी रही तो हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली थी और मैं नहीं चाहता था कि अनन्या को और ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़े। तो ऐसे में मैंने वहाँ मौजूद कुछ बड़े और समझदार लोगों को अपने करीब बुलाया। ट्रेन की उस बोगी में मुझे 3 से 4 बड़े बुजुर्ग दिखे। फिर मुझे लगा कि इनसे एक बार मुझे इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। बहुत ही मुश्किल से मैंने उन लोगों को अपने पास बुलाया और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताना शुरू कर दिया। पर मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पर मुझे एक ऐसा शख्स भी मिल जाएगा जो मुझे मदद भी दे देगा। जैसे मैंने पूरी बात उन लोगों के सामने रखी तो उनमें से एक आदमी ने बोला, बेटा चिंता मत करो, अक्सर उस स्टेशन के ऊपर ऐसा होता है कि कोई नवविवाहित जोड़ा जब पहली बार उस स्टेशन पर पहुंचता है तो वहां की आत्माएं अतृप्त हो जाती हैं। तुम्हारे घर वालों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था कि तुम लोगों को रात में यूं ही अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए। कहते हैं कि एक नवविवाहित जोड़ा बहुत ही नाजुक होता है, तो ऐसे में उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जब तक 6 महीने नहीं बीत जाते तब तक आप किसी भी बड़ी गलती को अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन अभी जो तुम्हारे साथ हुआ है वो कोई ज़्यादा भयानक किस्सा नहीं था, तो ऐसे में तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद उस आदमी ने अपने बैग के अंदर से 2 मालाएं निकाली। उसको देखकर मैं हैरान हो गया कि मेरी मुलाकात इत्तेफाक से एक ऐसे शख्स से हो गई है जो इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हो। सच कहूँ तो वो मेरे लिए किसी अमृत के समान था। उस बुजुर्ग से दिखने वाले आदमी ने उन दोनों मालाओं को मेरे हाथ में थमा दिया और बोला, इनमें से एक माला तुम अपने गले में डाल लो और दूसरी माला अपनी बीवी को थमा दो। मैंने भी ठीक वैसा ही किया। जैसे हमने वो पहली माला पहनी तो फिर उस टाइम से लेकर हमें हल्का हल्का नॉर्मल सा महसूस होने लगा। फिर वो आदमी भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन था और ये मेरा कोई इत्तेफाक था या भगवान का बनाया हुआ कोई ऐसा मोमेंट जो मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया हो। थोड़ी देर के बाद मेरी भी आंख लग गई। फिर जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि वो आदमी जिसने हम दोनों को ये दोनों मालाएं दी थी वो अब हमारी ट्रेन के अंदर नहीं था। शायद उसका स्टेशन आ गया था, इसलिए वो उतर चुका था। लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये थी कि रुद्राक्ष की तरह दिखने वाली वो माला हमारे गले में अभी भी डली हुई थी और उन मालाओं की काबिलियत थी कि अब हम दोनों एकदम सही सलामत थे और अनन्या और मैं जल्दी से अपने स्टेशन के आने का इंतज़ार करने लगे। अब हमारा भी स्टेशन आने वाला था और फिर कुछ देर और बीतने के बाद हम अपने आखिरी स्टेशन तक पहुंच गए। फिर बाद में जैसे ही हम दोनों अपने आखिरी स्टेशन तक पहुंचे तब जाकर हमारी सांस में सांस आई और हमें एहसास हो गया था कि हम बहुत ही भयानक एरिया से बाहर निकल गए हैं। हम दोनों एक बहुत ही भयानक सफ़र को अंजाम देने वाले थे। अपने सही इलाके तक तो हम पहुंच ही गए थे, लेकिन उस सफ़र के अंदर हमने अपनी मौत को बेहद ही करीब से देख लिया था। मगर अच्छी बात ये थी कि उस रात के बीतने के बाद मैंने दोबारा कभी भी उस तरह के भयानक नज़ारे को नहीं देखा। जहां आज भी मैं उस रात को याद करता हूं तो अंदर से कांप जाता हूं। फिर बाद में कुछ लोगों से जब मैंने उस स्टेशन की बात की तो लोगों ने बताया कि उस स्टेशन के ऊपर पहले बहुत से लोगों की चहलकदमी हुआ करती थी और लोग वहां पर रात को आते जाते भी थे। लेकिन फिर एक रात वहीं के एक आदमी जो वहां पर बिस्किट चिप्स वगैरह बेचा करता था उसको ट्रेन के नीचे दे दिया गया। दरअसल कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत ही भयानक बर्ताव किया और उसके बाद से उसकी आत्मा
इस स्टेशन के ऊपर भटकने लगी और वो उस स्टेशन के ऊपर भटकने वाले हर मुसाफिर को रात के वक्त परेशान करता है। कहीं ना कहीं मैं समझ गया था कि जो आदमी मेरे सामने से गुजरा था ये वही प्रेत था। खैर अच्छी बात ये थी कि उस रात कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ।